हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 जैव प्रक्रम के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। यह जो है इस वीडियो का जो है वन शॉट होगा। इससे पहले जो है आपको यह चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर आपको फुल नोट्स मिलेंगे लिखने के लिए, जिससे आप जो है अपनी कॉपी से लिख पाओगे और आपको जो है पूरा एक चैप्टर का वन शॉट मिलेगा। यह जो चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान का बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा। तो हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम। हम जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीवों में ऐसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी सभी प्रोसीजर मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उसको जो है बचाने का कार्य करते हैं। जैसे कोई सेल्स डैमेज है तो उसको जीवित करने का कार्य करते हैं या बचाने का कार्य करते हैं। वैसे तो सेल प्रतिदिन लाखों सेल्स मरती रहती हैं और नई नई सेलों का जो है निर्माण होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मान लो कोई समस्या हुई, प्रॉब्लम हुई, तो उसको क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, यानी मेंटेनेंस का कार्य है। तो जैव प्रक्रम का मतलब यही होता है कि जीवों में सभी प्रक्रम, वह सभी प्रक्रम जो मिलकर मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है सजीव यानी लिविंग, जिसको हम जैव भी कहते हैं, और दूसरा होता है निर्जीव यानी अजैव, जिसे नॉन लिविंग भी कहा जाता है। सजीव का मतलब होता है कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है, सजीव हैं, इसमें जीवन पाया जाता है। दूसरा है निर्जीव। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, निर्जीव कहते हैं। जैसे हमारा कागज हो गया, टेबल, कुर्सी, मेज, लकड़ी, तख्त, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव यानी अजैव, या फिर हम कह सकते हैं नॉन लिविंग है, यानी इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को जो हम क्या कहते हैं, पोषण। जैसे हम किसी काम को करते हैं तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा, और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी, भोजन से। जब भोजन करेंगे तो उसमें पोषक तत्व होंगे, वो जो है हम ग्रहण करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है यानी क्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा जो है विषमपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। हमारा अगला है पोषण, यानी हम इसे कह सकते हैं न्यूट्रिशन। पोषण के अंतर्गत पहला आता है स्वपोषण। तो हम कह सकते हैं कि वह पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। स्व का मतलब क्या होता है, अपने आप। स्व का मतलब क्या होता है, अपने आप। तो अपने आप जो भोजन बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे जो है भोजन प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। स्वपोषी जीव जो होते हैं कार्बन तथा ऊर्जा की जो है इनको आवश्यकता होती है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। हम कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, स्वपोषण। दूसरा है हमारा परपोषण। परपोषण का मतलब है कि पर का मतलब होता है दूसरे पर, और पोषण मतलब दूसरे पर जो जीव निर्भर हैं उन्हें हम परपोषण कहते हैं। परपोषण की परिभाषा है कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण। जैसे मनुष्य हो गया, भेड़ है, बकरी है, ये सब किस पर निर्भर है, पेड़ों पर निर्भर है। मनुष्य भेड़, बकरी, मांस मछली भी खा लेता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, इसलिए वह जो है दोनों पर निर्भर रहता है। अगला है विषमपोषी पोषण। जो विषमपोषी पोषण है उसके तीन प्रकार होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा जो है प्राणी संपोषण होता है। परजीवी का मतलब क्या है कि परजीवी के
यह आता है कि जैसे कोई जीव जो है दूसरे जीव के अंदर रहता है और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता है और वह जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। जैसे हम कह सकते हैं जूं यानी जुआ हो गया, जैसे बालों में रहते हैं लेकिन जो है मनुष्य को मार तो नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे खून जो है पीते रहते हैं। दूसरा फीताकृमि हो गया। अगला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन जो है अपना भोजन सड़े गले, अपना भोजन किसे प्राप्त करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें जो है क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, ये सब जो है किससे भोजन प्राप्त करते हैं? ये सब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। अगला है प्राणी संपोषण। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, अंतः ग्रहण करके और मनुष्य उसके अंदर जो है पाचन होता है। हम कह सकते हैं इसके अंदर या अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते, उनके शरीर के अंदर ही पाचन होता है, उसे जो है प्राणी संपोषण कहा जाता है, जैसे मनुष्य। अगला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जलवाष्प को पत्तियों से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से होती, जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों के नीचे या फिर ऊपर कह सकते हो छिद्र पाए जाते हैं, उनको जो है रंध्र कहते हैं या फिर स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो इससे जल जो है क्या होता है? उत्सर्जित होता है। तो यह जो है एक जल हानि की भी प्रक्रिया है। रंध्र का कार्य क्या होता है? पहला है वाष्पोत्सर्जन यानी जलवाष्प का उत्सर्जन करना। दूसरा कार्य क्या है? गैसों का विनिमय यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और जो है ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर जो है छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापा जाता है। अगला है हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे, जल, वायु का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों का भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो है ग्लूकोज पौधे जो है प्राप्त करते हैं। जो अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत जैसे आवश्यक सामग्री क्या है, यानी ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, ये इत्यादि चीज़ें जो है पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए। CO2 12 H2O लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनता है। जल जो है ये जो है पत्तियाँ से वाष्प बनकर उड़ जाता है, ऑक्सीजन पत्तियाँ जो है उत्सर्जित करती हैं। ये जो पत्तियाँ आपको दिख रही है ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करती, जिससे मनुष्य और सब जीव जो है सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगला है हमारा मानव का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस लेने व जो छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने व छोड़ने की जो क्रिया होती है उसे श्वसन कहा जाता है। श्वसन हम कह सकते हैं एक अपचायी क्रिया है, और इसमें जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। श्वसन कैसी क्रिया है? अपचायी, जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, यह जो है क्या कहलाती? श्वसन कहलाती। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्वसन एक जो है कैसी प्रक्रिया? ऑक्सीकरण एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली क्रिया है। दूसरा यह एक जो है अपचायी अभिक्रिया है, और जो है श्वसन बिना ऑक्सीजन के यह संभव ही नहीं है। तो आप जो है यह परिभाषा पहले वाली भी लिख सकते हो, और उसके साथ यह जो है 3 पॉइंट याद रखना, या फिर आप यह जो है परिभाषा 2 लाइन की सिर्फ लिख सकते हो।
श्वसन में जो सहायक कुछ प्रमुख अंग होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। श्वसन में जो सहायक सबसे प्रमुख अंग पहला है फेफड़ा है हमारा, जो वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी कि हम कह सकते हैं डायफ्राम से ऊपर स्थित होता है वो वक्ष गुहा, और नीचे वाला जो होता है वो जो है दूसरा है, उसके बारे में अभी हम किडनी वाले में पढ़ेंगे। तो वक्ष गुहा में फेफड़े जो है स्थित होते हैं, हृदय स्थित होता है। इसके जो प्रमुख अंग कौन है श्वसन के, जैसे नासा द्वार हो गया, ग्रसनी, कंठ, श्वास नाल, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, फेफड़े, वायु कोष्ठक, केशिकाएँ और रुधिर, ये जो है क्या है इसके जो है प्रमुख सहायक अंग है, जिसका सबसे प्रमुख जो होता है फेफड़ा होता है। श्वसन मार्ग का मतलब क्या है कि वायु जो है जिस मार्ग से गुजरती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। जैसे वायु यहाँ से नाक से होते हुए जो है श्वसनिकाओं से होते हुए फेफड़ों में जाती है, उसे हम क्या कहेंगे श्वसन मार्ग। पहला है हमारा नासा द्वार या नासा छिद्र, या इसे हम नासा कपाट कहते हैं। नासा कपाट में जो है चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे जो है हम क्या कहते हैं म्यूकस कहते हैं। चिपचिपा तरल पदार्थ जो होता है उसे म्यूकस कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि ये जो है वायु के साथ प्रवेश, जैसे वायु के साथ में धूल के कण जो प्रवेश करते हैं उसे यह जो है क्या कर देता है रोक देता है। और ये जो नाक में महीन बाल दिखाई देते हैं तो ये जो है इनका कार्य क्या है वायु को छानने का कार्य है। और जो म्यूकस है तरल स्रावित होता है उसका कार्य क्या है धूल के कणों को रोकने का कार्य है। अगला है हमारा श्वास नली, यानी कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो उसके बाद जो ये नली आपको दिखाई देती है लंबी, इसको हम श्वास नली कहते हैं। ये जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह एक क्या है वायु नली है, और कार्टिलेज के बने अनेक अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं जो इसे खोले रखते हैं। यानी ये जो आप देख पाओगे इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है और अपूर्ण गोला है, क्योंकि इसको पिचकने यानी चिपकने में सहायता करती कि ये जो है चिपके ना। अगर जो ऐसी संरचना पाइप जैसी होगी तो यह आपस में चिपक जाएगी। इस नली में पर्याप्त वायु न होने पर भी यह नली जो है आपस में नहीं चिपकती। अगर जो इसमें वायु नहीं है, सांस थोड़ी देर के लिए ना लो तो ये जो है आपस में नहीं चिपकेगी। अगला है हमारा ब्रोंची, या फिर इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। यह जो है नीचे की ओर ट्रेकिया विभाजित होकर, जैसे आप देख पाओगे कि यह जो विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ रही, इसको हम क्या कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं। और यह जो है 2 जगह से डिवाइड हो रही, दो पालियों में। पहला क्या है दाईं ब्रोंकाई और बाईं ब्रोंकाई। यह दोनों तरफ के जो है फेफड़ों में जाकर शाखित हो जाती। ये आप बहुत सारी शाखाओं को जो है यहाँ पर देख पाओगे पूरे फेफड़े में। अगला है हमारा फेफड़े। ये जो पूरी आपको दिखाई दे रही है संरचना, ये जो है क्या है ये जो है फेफड़े हैं। एक ये इधर वाला फेफड़ा, एक ये फेफड़ा। तो हम यहाँ पर फेफड़े जो होते हैं हमारे, ये जो है 2 फेफड़े होते हैं, इनका कलर जो है गुलाबी रंग का, और ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यह एक पेशीय पट यानी डायफ्राम से वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करते हैं। वक्ष गुहा यानी यहाँ पर जो है डायफ्राम होता है, जो ये जो ऊपर वाला भाग है ये वक्ष गुहा है, और नीचे वाला जो है उदर गुहा है। तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है डायफ्राम अलग करता है। फेफड़े जो होते हैं प्लेउरा झिल्ली में सुरक्षित होते हैं। फेफड़े की झिल्ली में सुरक्षित होते, प्लेउरा झिल्ली जो होती है उसमें सुरक्षित होते हैं, जो आंतरिक आघात से बचाती है। यानी यह जो झिल्ली लगी होती है, अगर जैसे दौड़ेंगे तो फेफड़े फट सकते हैं, इसलिए उस झिल्ली में जो है मतलब ये जो है सुरक्षित रहते हैं, जिससे जो है आंतरिक या फिर बाह्य आघातों से यह इसकी रक्षा करती है। अगला है हमारा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका मतलब एक सिंपल सा डिफिनेशन कि श्वासोच्छ्वास का मतलब है निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन की जो क्रिया होती है उसे भी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास ये यहाँ पर नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण इसे प्रश्न हैं, जैसे पहला है कि स्तनधारी जीव जो है किससे सांस लेते हैं। तो स्तनधारी जीव जो होते हैं फेफड़े से सांस लेते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जो है फेफड़े से सांस लेते हैं। कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, तो कीड़े मकोड़ों में जो है ट्रैकी या श्वास नली होती है ईसोफेगस, उससे जो है सांस लेते हैं।
जलीय जीव जो है किससे सांस लेते हैं, जैसे मछली हो गया तो गलफड़े, क्लोब या गिल्स एक ही चीज़ है, इससे जो है सांस लेते हैं। अगला है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, जो भोजन को पचाने की क्रिया जो होती है, पाचन तंत्र जो है कई तंत्रों से मिलकर भोजन को पचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। कई तंत्र कौन है, सबसे पहले माउथ हो गया, यहाँ पर दांत लगे होते हैं जो भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, कुछ भाग भोजन का यहीं पर पच जाता है। दूसरा यह जो लीवर है इससे पित्तरस स्रावित होता है, और यहाँ पर पत्ती के जैसी संरचना अग्न्याशय है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है, और यह जो स्टमक दिखाई देता है इससे एसियल स्रावित होता है। तो यह जो है विभिन्न तंत्र मिलकर जो है भोजन का क्या करते हैं, पाचन करने में सहायक होते हैं। पाचन का वैसे मतलब क्या है, पाचन का मतलब होता है कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। और पाचन जो है दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक पाचन, एक रासायनिक पाचन। भौतिक का मतलब हो गया जैसे दांतों से चबा रहे हैं तो वहाँ पर पाचन हो रहा, वो हमारा कैसा पाचन, भौतिक पाचन है। दूसरा जो क्रमानुकुंचन गति पेट में होती, सिकुड़ती है, फैलता, वह भी जो है भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया का मतलब है जैसे पेट से यसीएल का स्रावन, और लीवर से पित्तरस, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस। तो ये जो होता है ये जो है रासायनिक क्रिया है। तो हम पाचन का जो मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन का कार्य क्या है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन में सहायक अंग कौन है, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत। ये जो है भोजन को पहुंचाने में सहायक होते हैं। पाचन में केवल मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, इसमें जो है पाचन होता है भोजन का। पहला है आहार नाल। आहार नाल का मतलब होता है कि मुख गुहा से जो गुदा तक फैली हुई नली होती है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। यह जो होती है आहार नाल, यह 9 से 10 मीटर लंबी होती है, और इसमें जो है पाचन में सभी अंग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मुख गुहा हो गया, मुख गुहा, भोजन का पाचन जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से भोजन का पाचन सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। इसमें क्या आते हैं, दांत, जीभ, 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख में क्या क्या पाया जाता है, दांत, जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। मनुष्य में जो है 1.5 लीटर लार जो है प्रतिदिन स्रावित होती है, और लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन से हैं, लाइसोसोम जो होता है कीटाणुओं को मारने का काम करता है। दूसरा है टाइलिन, और डाइस्टेज जो है स्टार्च का पाचन करते हैं। तीसरा है म्यूकस, यह जो है भोजन को चिपचिपा बनाने में सहायता करता है। म्यूकस जो होता है भोजन को कैसा बनाता है, चिपचिपा। अगला है ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है, जो मुख गुहा के बाद ये जो नली आपको दिखाई देती पेट तक जाती हुई, इसे हम जो है इस नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें जो है पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, केवल भोजन जो है मुख से आमाशय तक जो है पहुंचता है। मुंह से आने वाला भोजन जिसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मुंह से आने वाला भोजन जिसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ उसे हम क्या कहेंगे, बोलस कहते हैं। अगला है हमारा आमाशय। आमाशय क्या होता है, आमाशय जो होता है यह जो पेट की जैसी संरचना दिखाई देती है इसी को हम आमाशय कहते हैं। यहाँ पर भोजन जो होता है 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है। आमाशय के जो है 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, फंडिक और तीसरा पाइलोरिक होता है। कार्डियक जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है आमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग उसको हम कार्डियक कहते हैं, और बीच वाले को फंडिक और लास्ट वाले को पाइलोरिक कहा जाता है। आमाशय का सबसे ऊपरी भाग जो होता है इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, यानी HCl स्रावित होता है। क्वेश्चन पूछता है कि यह Cl कहाँ से स्रावित होता है, तो HCl जो है आमाशय के ऊपरी वाले भाग से स्रावित होता है। दूसरा है फंडिक। फंडिक जो भाग होता है इसमें कांटे नुमा जो है रुझी लगी होती है। जब हम भूखे रहने पर ये जो है कांटे दीवारों से चुभते रहते हैं, और जो इसका कार्य वैसे क्या होता है, भोजन को रोकने में भी सहायता करते हैं फंडिक।
तीसरा है पाइलोरिक। पाइलोरिक का मतलब है नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम पाइलोरिक कहते हैं, और इसी से जो है जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में जो है दो रसों से मिलकर बना होता है, पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन का एक काम है कि दूध से दही का बनना, रेनिन एंजाइम, या हम कह सकते हैं दूध को पचाने वाला एंजाइम। पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन। अगला है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है यह जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत। यह जो है लगभग 5 से 6 मीटर जो है लंबी होती है। यह आप देख पाओगे कि आमाशय के बाद वाली जो संरचना है ये वाली मुड़ी हुई दिखाई देती, इसे हम छोटी आंत कहते हैं। यकृत से जो पित्त रस स्रावित होता है यानी लीवर से, वो जो है छोटी आंत में यहीं पर मिलता है, और यह जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। पित्त रस जो है वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को पचाने में सहायक होता है। अग्न्याशय से जो है कौन सा रस, अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। छोटी आंत के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और एलियम। ऊपर वाला भाग जो होता है यानी पेट से जो जुड़ा हुआ भाग होता है उसको डेडुनम कहते हैं, और दूसरा जो मध्य वाला जेजुनम, और लास्ट वाला जो होता है एलियम होता है। यह जो है अंतिम भाग है। तीसरा है हमारा या पाचन तंत्र का अंतिम भाग हमारा जो है बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो है छोटी आंत का पिछला सिरा अपेक्षाकृत चौड़ा भाग होता है, और उसी में जो है छोटी आंत का भाग खुलता है। जहाँ से छोटी आंत समाप्त होती है उसके बाद जो है बड़ी आंत जुड़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि छोटी आंत का जो है अंतिम भाग जो होता है वह बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत के जो है 3 भाग होते हैं, नंबर 1 सीकम, कोलन, रेक्टम, 3 भाग होते हैं। अगला है हमारा हृदय। हृदय जो होता है यह हम कह सकते हैं कि हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। या आप हृदय की जो है संरचना देख पाओगे कि हृदय हमारा कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और यह जो है हृदय पेशियों का बना हुआ होता है। यह कौन सी पेशियों का बना हुआ होता है, हृदय पेशियों का। और यह एक जो है अनैच्छिक पेशी है, यानी तुम्हारी मर्जी से यह जो है गति नहीं कर सकती कि जब तुम चाहो तब यह जो है गति करे, जब चाहो तो बंद हो जाए। यह जो है अनैच्छिक पेशी है, यानी इस पर कोई अपनी इच्छा का वो नहीं है कि यह जो है तुम्हारी इच्छा से चले। हृदय जो होता है पेरिकार्डियम झिल्ली में सुरक्षित रहता है, और इसके चारों तरफ जो है पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो हृदय को जो है झिल्ली से और हृदय को फटने से रोकता है। यानी कह सकते हैं कि पेरिकार्डियल द्रव में जो है सुरक्षित रहता है। इसके चारों तरफ झिल्ली पेरिकार्डियल होती है। हृदय जो होता है यह लगभग 300 ग्राम का होता है, और यह वक्ष गुहा में बाईं ओर जो है स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है, हमारे वक्ष गुहा में बाईं ओर। हृदय में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले अलिंद और नीचे वाले निलय होते हैं। इन चारों का जो है कार्य, हृदय के जो है 4 कार्य है, उन्हीं के बेस पर इनको जो है अलिंद और निलय में डिवाइड किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो है राइट और दूसरा जो है लेफ्ट, ये दिया हुआ है। तो इसी के जो है 2 भाग होते हैं, एक ऊपर अलिंद होता है, एक नीचे निलय, एक ऊपर जो है अलिंद, एक नीचे। हम यहाँ पर कह सकते हैं दायां अलिंद बायां निलय, और दूसरा जो है दायां अलिंद और बायां निलय। यहाँ पर जो है अभी हम इसके बारे में पहले कार्यों के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा कार्य क्या है, रक्त का शुद्धिकरण। कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, और फेफड़े जो है फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रुधिर जो है प्राप्त करना किसका कार्य, हृदय का। सबसे पहले रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में, और फेफड़े से फिर से जो है रक्त हृदय को आता है। हृदय से गंदा रुधिर जो है फेफड़ों को जाता है, और फिर साफ होकर फिर से रुधिर जो है हृदय में आता है। पहला कार्य होगा। दूसरा, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। जब हृदय से रक्त शुद्ध होकर आता है हृदय में, यानी फेफड़ों से शुद्ध होकर हृदय में आता, तो हृदय फिर से उसको पंप करता है। यह दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों, शरीर के बहुत सारे अंगों से अशुद्ध रुधिर यानी जो डीऑक्सीजनेटेड रुधिर हो गया, उसको वापस लाने का भी कार्य हृदय का होता है। चौथा है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेजना, यह भी कार्य किसका है, हृदय का है। तो अब हम हृदय के चारों कार्यों के बारे में देखते हैं।
हृदय के चारों कार्यों को करने के लिए 4 कक्ष बनाए गए हैं। ये जो 4 हैं, इन्हीं चारों कार्यों को करने के लिए 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष जो होते हैं अलिंद होते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाले कक्ष हैं इसको हम क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे, और नीचे वाले कक्ष जो हैं ये निलय हैं। हमारा है बायां अलिंद। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखो इस तरफ वाला जो है अलिंद है यानी दायां अलिंद है, और इस तरफ वाले नीचे वाला जो है क्या है, दायां निलय है, और इधर वाला बायां अलिंद और नीचे वाला क्या है, बायां निलय है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बायां अलिंद जो दिया हुआ है, बायां अलिंद फेफड़ों से प्राप्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त, यानी जो फेफड़ों से रक्त प्राप्त होता है, शुद्ध होकर आता है, वो कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है। और बायां अलिंद से कहाँ जाता है, बाएं निलय में जाता है, और बायां निलय क्या करता है, इसको जो है पूरे शरीर में जो है भेजने का कार्य करता है। अब यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि जैसे दायां अलिंद जो है महाशिराओं द्वारा शरीर के जो है विभिन्न भागों से एकत्रित हुआ अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। तो दायां अलिंद जो है ये इधर वाला है। अभी जो हमने इसके बारे में बताया बायां अलिंद, इसमें कहाँ तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, और वह कहाँ जाता है, बायां निलय में। बायां निलय जो है पूरे शरीर में पंप कर देता है। ये जो दायां अलिंद दिख रहा है, यहाँ पर जो है पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रुधिर आता है, और यहाँ से होते हुए दाएं निलय में जाता है, और दाएं निलय जो है कहाँ भेजता है, फेफड़ों में रक्त शुद्धि के लिए भेज देता है। ठीक है, तो यह जो है इसके चारों कार्यों का परिणाम है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बाएं निलय बाएं अलिंद से प्राप्त रुधिर को क्या करता है, पूरे शरीर में पंप कर देता है, और दायां निलय जो है दाएं अलिंद से प्राप्त अशुद्ध रक्त को क्या करता है, फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेज देता है। जो बाएं निलय और बायां अलिंद होता है, यानी ये वाले कह सकते हैं इधर वाले जो बाएं अलिंद और बाएं निलय हैं, इनमें जो है बाइकास्पिड वाल्व लगा हुआ होता है। कौन सा वाल्व, बाइकास्पिड। और जो दायां अलिंद और दायां निलय और दायां अलिंद है, इसमें जो है ट्राइकास्पिड वाल्व लगा होता है। अगला है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब क्या होता है, शरीर में रक्त जो है जिस दबाव के साथ बहता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। वैसे सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है, यानी डायस्टोल 120, सिस्टोल जो होता है वो 80 होता है। यानी जो पंप करता है रुधिर को वो कितना होता है, 120, और जो लाने का कार्य करता है वो कितना होता है, 80। रक्तदाब, ये जो रक्तदाब मापने की मशीन है इसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। हमारे शरीर का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़कर कितना होगा, 140 या और दूसरा क्या है 90, यानी डायस्टोल 140 और 90 सिस्टोल होता है। इसको घटाने के लिए हम एटिनॉल का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा है जब ब्लड प्रेशर जो है घट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, और यह कितना होता है 90 से 60, यानी 90 डायस्टोल और 60 क्या होता है, सिस्टोल होता है। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीना हो गया, यूरिया हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो उत्सर्जन में कुछ सहायक अंग हैं, जैसे त्वचा हो गया। त्वचा किसका उत्सर्जन करता है, नमक को जो है पसीने के रूप में निकालता है। दूसरा फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम का उत्सर्जन करता है। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जबकि वृक्क जो है क्या करता है, यूरिया जो है वृक्क क्या करता है, यूरिया को कहाँ से निकालता है, पेशाब से निकालने का कार्य करता है। यह किसका कार्य है, यह जो है किडनी यानी वृक्क का कार्य है। अगला है वृक्क के कार्य। थोड़ा सा वृक्क के बारे में जान लेते हैं, वृक्क होता क्या है। जैसे मनुष्य के शरीर में जो वृक्क होते हैं 2 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती, जैसे एक ये और एक ये। इसकी जो है डाई काट कर दिखाया गया है। तो 2 जो है किडनी होती हैं यानी गुर्दे होते हैं। इसका वेट जो होता है लगभग 140 ग्राम होता है, या फिर हम 150 ग्राम, 140 से 150 ग्राम तक होता है। वृक्क की जो क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होती है, इस किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन लगी होती हैं जो मूत्र से यूरिया को छानने का कार्य करती हैं।
अब हम देखते हैं वृक्क के कार्य क्या है। जैसे रक्त को छानना, पेशाब का निर्माण करना और जहर को क्या करता है, निष्क्रिय करने का कार्य वृक्क करता है। अगला है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की रचना व क्रियाविधि। नेफ्रॉन क्या होता है, जो किडनी में बहुत सारे 8 से 10 लाख होते हैं, लगभग 7 से 8 लाख, वो जो है नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, नेफ्रॉन की संख्या लगभग 8 लाख होती है, जो गुच्छा के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो है किसके जैसा दिखाई दे रहा है, गुच्छे के समान। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो है ग्लोमेरुलस रक्त का निस्यंदन करता है, यानी कि रक्त को जो है क्या करता है, छानता है, यानी अशुद्धियों को छानने का कार्य करता है। और फिर शुद्ध रक्त वापस फिर से भेज देता है हृदय को, और हृदय फिर से जो है फेफड़ों को भेजता है। फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड हृदय फिर से जो है हृदय में आ जाता है। संपूर्ण रक्त में उपस्थित आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। जो भी आवश्यक पदार्थ रह गए उनका अवशोषण करने का भी कार्य करता है। एवं डायलिसिस विधि के द्वारा जो है यूरिया छान लेता है। डायलिसिस विधि के द्वारा क्या करता है, यूरिया छानता है। और यह जो है यूरिया को जो है किसको दे देता है, नेफ्रॉन को दे देता है। नेफ्रॉन यूरिया को जो है पेशाब में मिलाकर जो है क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। अगला है मूत्र बनने की क्रिया का नियमन। जो है मूत्र बनने की मात्रा जो है इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि जल की मात्रा शरीर में जो है मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे, क्योंकि हम जितना जल पीते हैं उतना हम मूत्र के रूप में बाहर तो नहीं निकालते, क्योंकि जितना आवश्यकता होती है उतना शरीर अपने पास रख लेता है, बाकी जो है रिलीज करता रहता है। जल की बाहर निकालने वाली मात्रा जो है इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितना विलेय वर्णक उत्सर्जित करना है। मतलब मूत्र जो उत्सर्जित होता है उसमें जो विलेय वर्णक होता है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है कितना जो है उत्सर्जित पदार्थ है। अतिरिक्त जल का जो है वृक्क क्या करता है, पुनः जो है अवशोषण कर लिया जाता है और उसका जो है फिर से प्रयोग कर लेता है। वृक्क में जो है, यानी जो हम कह सकते हैं पूरे शरीर में जल जो होता है 95% होता है, यूरिया जो है 2% होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है वह किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और इसकी गंध जो है किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण मूत्र में जो है गंध आती है। अगला है हमारा हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता यानी कि हम कह सकते हैं एनीमिया रोग हो जाता है, जो हमें श्वसन के लिए जो है आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। अगर जो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक भेज देता है, जहां पर कोशिकाएं जो है ऑक्सीकरण क्रिया होती है और श्वसन होता है, जिसके पश्चात ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर जो हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में जो है रक्ताल्पता रोग हो जाएगा। इसके परिणाम क्या होंगे, जैसे शरीर में थकान महसूस होगी, भार में जो है कमी होगी और शरीर जो है पीला पड़ जाएगा तथा कमजोरी जो है महसूस करेंगे। सामान्य मनुष्य में लगभग 14 से 16 ग्राम या फिर 13 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। महिलाओं में 12 से और ऊपर 13 से 14 के बीच में होती है हीमोग्लोबिन, जो सामान्यता होनी चाहिए। हमारे शरीर में जो है वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम जो है कहाँ होता है। वसा का पाचन जो है कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। जैसे ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, छोटी आंत है और इसी में जो है वसा का पाचन होता है। वसा जो है छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, जिसके ऊपर जो है एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्या होता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं उपस्थित होती हैं जिसके ऊपर एंजाइम कार्य नहीं कर पाते हैं, और यकृत के द्वारा जो पित्त रस स्रावित होता है वह उन गोलिकाओं को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और इससे क्या होता है, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वसा का पाचन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। अगला है धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी जो होती है यह रक्त को जो है हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। धमनियों का कार्य क्या होता है, हृदय से पूरे शरीर में ले जाना,
और शिरा का कार्य क्या है? रक्त को वापस लाने का कार्य करती हैं। रक्त को क्या करती है? वापस कहाँ लाती है? हृदय में। दूसरा है धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है और बाकी जितने भी शिरा हैं उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, और जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं और कम लचीली होती हैं। धमनियों में रक्त जो है अधिक दबाव के साथ बहता है और जबकि शिराओं में रक्त जो है कम दबाव के साथ बहता है। अगला है वायु यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में जो है अंतर। वायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वायवीय श्वसन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगला है वायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है और जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जबकि इसमें क्या बनता है? ईस्ट है। ईस्ट में अल्कोहल जैसे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल जो है बनता है। अगला है जाइलम और फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं जाइलम जो है क्या है? निर्जीव ऊतक है। जाइलम कैसा ऊतक है? निर्जीव, क्योंकि और जाइलम जो है कैसा ऊतक है? निर्जीव, जबकि फ्लोएम जो होता है वो सजीव ऊतक है। दूसरा, यह जड़ों से जल घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाता। जाइलम का कार्य है नीचे से जल और जो खनिज लवण है उनको जड़ों से अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाना, यानी नीचे से ऊपर भेजती हैं। और फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य है कि पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको क्या करती है? पेड़ के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं। तो ऊपर से नीचे लाने का कार्य करती है फ्लोएम का। जाइलम ऊपर की तरह गति करता है और जबकि फ्लोएम जो है नीचे की तरफ गति करने में सहायक होता है। यह जो है आज का हमारा जो है वंशार्थ था, जिसके अंतर्गत हमने जो है जैव प्रक्रम के सभी प्रश्नों का अध्ययन किया जो वर्तमान के जो है एनसीईआरटी पैटर्न से आधारित है, और आपको जो है समस्त प्रश्नों के जवाब इस चैप्टर में जो है मिल जाएंगे। इसके बाद से आपको जो है प्रत्येक चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्नों का वंशार्थ करवाया जाएगा। धन्यवाद।